कौन मुड़ाया जी? मुड़ाया था। क्या बांट रहे हैं आप? कौन चीज का आंसर है? आज तोरी का। चलिए एकदम मोचधारी और बना लिए, क्या बात है? शादी और में जाना है हो? बिट्टू सर बोला बाल नहीं कटा इसलिए तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ओ बिट्टू सर बोले इसलिए कटा लियो। नीचे वाले क्लासरूम में लाइव कीजिए सर, ऊपर वाला में लाइव होता है क्या? हाँ तो कीजिए ना, क्या होगा, कहीं पे बैठ के पढ़िए ना, क्या दिक्कत। चलिए तो आ जाते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। जो पढ़ रहे थे हम लोग, जो है क्या पढ़ रहे थे, संगम वंश पढ़ रहे थे। तो संगम वंश में जो है चेर और चोल बता दिए थे। पांड के विषय में जानना है तो पांड के विषय में जानकर लिख लेते हैं, तब आकर के क्वेश्चन, तब क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्या ना, संगम वंश खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और आपके बैच में जो है क्या बायोलॉजी चल रहा है? 4 नंबर चैप्टर तक हो गया। 4 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर होगा, उसका आंसर हम आपको बंटवा रहे हैं, ठीक है। आंसर बंटवा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना यह है कि चैप्टर नंबर 4 बायोलॉजी ना जी, बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर होना है। कल क्वेश्चन आंसर होता, कल बिट्टू सर का क्लास नहीं है, लेकिन जो है चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर जो है, जो क्वेश्चन आंसर है वो दरोगा बैच में करवाया जा चुका है। तो उसका वीडियो जो है हम आपको संस्थान के एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज में, संस्थान के एप्लीकेशन पर फ्री क्लासेज में जो है कल से पहले अपलोड करवा देंगे, रात में अपलोड करवा देंगे। बोल दीजिएगा फ्री क्लास में अपलोड करने के लिए, फ्री क्लास में अपलोड करने के लिए, और पेड क्लास में भी, फ्री और पेड दोनों में कर देगा, फ्री और पेड दोनों में कर देगा, ताकि आप लोग जो एप्लीकेशन से जो जिनका जो है बैच ऑनलाइन नहीं है वो अपना फ्री क्लासेज में जाकर के वीडियो देख लेगा, और ऑनलाइन वाला जो है अपना वीडियो जाकर के जो है देख लीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर बिट्टू सर इससे पहले करवा चुके हैं, तो उसका वीडियो जो है एप्लीकेशन पर अपलोड करवा देंगे, और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम पर सूचना भी देंगे कि कैसे भी जाकर के जो है आप देख सकते हैं। तो आप अपना चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा चीज जो है क्वेश्चन आंसर का आंसर जो है हम आपको अपलोड बंटवा दे रहे हैं यहाँ पर, और ऑनलाइन वालों के लिए तो जो है ये तो नहीं ही दे सकते हैं, तो आपके लिए तो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा आज रात तक में, रातें में करवा देंगे, रात तक में हो जाएगा कल, ताकि आप आराम से देख ले। तो कल आपका जो क्लास का समय होगा 5:30 से 7, उस बीच में आप अपना जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, आप सोचिएगा कि क्लास ही हो गया मेरा, समझ गए। तो ये चीज है। तो ऑफलाइन वालों के लिए जो है आंसर बंटवा दीजिए, ऊपर में भी भेज दीजिए। आप लोग ऐसे जो देते हैं ना, ये देना गलत है, ठीक है। इधर भी सब मुंह देख रहे हैं, आकर के जल्दी बांट दीजिएगा तो नहीं होगा, है सब बात कहना पड़ता है इस सबको। इधर लड़की लोग को भी दे दीजिए, मिल जाएगा। आप बैठिए ना, आप बैठिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। चलिए, तो हम लोगों को जो है, हम लोगों को पढ़ना क्या है आज,
तो हम लोगों को पढ़ना है पांड्य वंश के विषय में। किस वंश के विषय में? पांड्य वंश। पांड्य वंश का कुछ आंसर लेकर के ऊपर चले जाइए, ऊपर में भी बांट दीजिएगा, ऊपर लेके चले जाइए। और वीडियो फ्री और पेड दोनों बैच में कहिएगा अपलोड कर देने के लिए, ठीक है, ताकि हर विद्यार्थी देख ले अपना। पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे लड़की लोग को ज्यादा करके दे दिए हैं महाराज। सबको मिलेगा, हल्ला मत कीजिए, मिलेगा सबको, ठीक है। पीछे बढ़ाइए तो हीरो। चलिए अब पढ़िएगा कि क्वेश्चन कीजिएगा? पहले पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल पढ़िएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ पढ़िए, ठीक है। पांड्य बचा हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है, संगम खत्म हो जाएगा। जल्दी बांट के निकलिए महाराज, पढ़ाएंगे। चलिए अब आ जाइए, बोर्ड पे आइए। देखिए देखिए हम आपको चोल बता रहे थे। क्या बता रहे थे? चोल। देखिए जानते हैं चोल वंश के विषय में एक बार और आपको पढ़ना होगा। और जानते हैं ई चोल से ज्यादा महत्वपूर्ण ऊ चोल है। ई चोल से तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन ऊ वाला जो चोल है ना, आगे जो नवीं से 12वीं सदी का चोल पढ़ेंगे वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण है नवीं से 12वीं सदी का चोल वंश, समझ गए। लेकिन जो आपको संगमकालीन चोल वंश है, संगमकालीन चोल वंश का सबसे महान शासक करिकाल हुआ करता था। कौन हुआ करता था? जिसके विषय में हम आपको बताए हैं। श्रीलंका पर आक्रमण कर लिया, श्रीलंका को जीता। अब बेनी के युद्ध में 11 राजाओं के संगठन को पराजित किया, करिकाले न था जी। और जानते हैं करिकाल जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था। ब्राह्मण धर्म को करिकाल मानता था। और करिकाल ब्राह्मण धर्म को मानता था। करिकाल ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। करिकाल ब्राह्मण धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। और करिकाल के विषय में कहा जाता है कि वे संगीत के 7 स्वरों के विशेषज्ञ थे। संगीत के 7 स्वरों के विशेषज्ञ थे। संगीत का मूल 7 स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी। नी 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 बस नी तक ही समझिए, नी तक ही। ये संगीत के 7 मूल स्वर है, जिसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई है। सामवेद से हुई है। तो इन 7 स्वरों के विशेषज्ञ हुआ करते थे कौन? करिकाल। और देखिए पूरे संगम काल, समझिए पूरे संगम काल, पूरे के पूरे संगम काल को पढ़ेंगे, पूरे के पूरे संगम वंश को पढ़ेंगे, तो आप यह पाएंगे कि संगम काल में ब्राह्मणों का काफी ज्यादा महत्व हुआ करता था। सर्वोच्च स्थान समाज में ब्राह्मणों का ही हुआ करता था। संगम काल में पूरे संगम काल में चेर चोल पांड, पूरे संगम काल की अगर हम लोग बात करें तो पूरे संगम काल में जो है सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त हुआ करता था। और संगमकालीन जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो मांस का भक्षण किया करते थे, यानी मांस खाया करते थे। वे सूड़ा यानी शराब पिया करते थे। वे सूड़ा यानी शराब पिया करते थे। लेकिन मूल तौर पर ब्राह्मणों के विषय में कहा जाता है कि जैसे आप राजस्थान के साइड के ब्राह्मणों को जब आप जानेंगे, गुजरात के साइड के ब्राह्मणों को जब आप जानेंगे, तो उस
क्षेत्र के ब्राह्मण जो है मांस सब नहीं खाता है, लेकिन वही बिहार झारखंड के ब्राह्मणों की अगर आप बात करेंगे तो पूरा मांस खाता है। बिट्टू सर है ना, झाजी हैं, ब्राह्मण हैं, बहुत खाते हैं, समझ गए, मीट मछली खूब खाते हैं। हम आपको बता रहे हैं, वो लाते हैं 1 किलो, वो भी सिंगल रहते हैं, हम भी सिंगल रहते हैं, कभी काल बना करके हमको खिलाते हैं, समझिए, लेकिन खाना सब बड़ी शानदार बनाते हैं, हमको तो कुछ नहीं होता है बनाने के लिए। तो बिट्टू सर 1 किलो या 1.5 किलो मछली लाएंगे, अकेले खा जाते हैं, समझ गए। तो जो हम लोग मैथिल क्षेत्र के हैं, मैथिल क्षेत्र का ब्राह्मण सब खूब खाता है, समझ गए। तो जो है आपको संगमकालीन जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो मांस का भक्षण किया करते थे, वो जो है आपको सूरा यानी शराब पिया करते थे। और संगम काल में सबसे बड़ा अपराध क्या होता था जानते हैं? ब्राह्मणों को मारना संगम काल में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। ब्राह्मणों को मारना जो है संगम काल में सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। क्लियर है? तो करिकाल के विषय में जहां पर आप लिख रहे थे, यानी चोल वंश के विषय में जहां पर आप लिख रहे थे, वहां से थोड़ा आप आगे बढ़ के जो है थोड़ा सा लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, समझिए, अगला पॉइंट में आप लिखिएगा। लिखिए तो लिखिए तो लिखिए, करिकाल 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 ब्राह्मण धर्म को मानता था। 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 फुल स्टॉप। और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया था। और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया था। और उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया था। फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा, करिकाल को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। करिकाल को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। करिकाल को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। करिकाल को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। करिकाल को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। आगे समझिएगा आप, पहले फिर लिखिएगा। देखिए क्या समझाना चाह रहे थे, भूल गए। देखिए ब्राह्मण्य के विषय में, हाँ ये बात बता रहे थे कि जैसे देखिए आप जो है वैदिक काल को पढ़ेंगे, आपने वैदिक काल को पढ़ा है। गुप्त काल को पढ़ेंगे, आपने गुप्त काल को भी पढ़ा है। वैदिक काल और गुप्त काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक काल में भी समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उपस्थिति हुआ करती थी, और गुप्त काल में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उपस्थिति हुआ करती थी। और इन चारों वर्णों में जो सर्वोच्च वर्ण था वह आपको ब्राह्मण था। उसी प्रकार से संगम काल में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, और ब्राह्मणों के बाद संगम काल में क्षत्रियों की उपस्थिति नहीं थी। संगम काल में क्षत्रियों की उपस्थिति नहीं थी, बल्कि
संगम काल में ब्राह्मणों के बाद जिस वर्ग की उपस्थिति थी उसे वेल्लार कहा जाता है। वेल्लार, क्या कहा जाता है? वेल्लार, वेल्लार कहा जाता है। वेल्लार, वेल्लार। अब कहिएगा वेल्लार किसे कहा जाता था? संगम काल में जो किसान होता था, किसान जो कृषि कार्य किया करता था, जो गेहूं चावल उपजाया करता था, किसान, किसान को वेल्लार कहा जाता था। अर्थात संगम काल में ब्राह्मणों के बाद जिस वर्ग का महत्व था वह आपको वेल्लार वर्ग था, अर्थात किसान वर्ग था। फिर आपको वेनिगर हुआ करते थे, वेनिगर व्यापारी को कहा जाता था, वेनिगर व्यापारी को कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाता है संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो वेल्लार कहा जाता था। संगम काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में व्यापारी को वेनिगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेनिगर कहा जाता था। तो नीचे से आप लिखिएगा उसी में। संगम काल में समाज में, संगम काल में समाज में संगम काल में समाज में समाज में समाज में समाज में सर्वोच्च स्थान संगम काल में समाज में सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण को प्राप्त था। ब्राह्मण को प्राप्त था। ब्राह्मण को प्राप्त था, फुल स्टॉप। ब्राह्मणों के बाद 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 समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान हुआ करता था। ब्राह्मणों के बाद समाज में ब्राह्मणों के बाद समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान हुआ करता था। वेल्लार वर्ग का स्थान हुआ करता था। स्थान हुआ करता था, फुल स्टॉप। अब नीचे से लिखिएगा संगम काल में, नीचे से लिखिएगा अगला पॉइंट। संगम काल में संगम काल में किसान को वेल्लार, संगम काल में किसान को वेल्लार तथा किसान को वेल्लार तथा व्यापारी को वेनिगर, व्यापारी को वेनिगर, व्यापारी को वेनिगर, व्यापारी को वेनिगर कहा जाता था। चलिए अब हेडिंग मारिए गुरुजी लोग, चेर चोल पांड, पांड हेडिंग मारिए, पांड पांड पांड। पांड्यवंश, पांड्यवंश, ठीक है, पांड्यवंश, पांड्यवंश समझिए, पांड्यवंश। देखिए पांड्य, पांड्य का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन प्रदेश। पांड्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्राचीन प्रदेश, प्राचीन प्रदेश। और जो पांड्य वंश के शासक हुए
पांड्यों का शासन तमिलनाडु में था। तमिलनाडु, तमिलनाडु भारत का राज्य है ना जी, तमिलनाडु है कि ना? यहां पर तमिलनाडु है, यहां पर तमिलनाडु है। नहीं तो कहां है? यहां पे है, यहां पे है तमिलनाडु, यहां पे है। तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में, इस एरिया में, यहां पर पांड्यों का शासन हुआ करता था और पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै को बनाया था। मदुरै, मदुरै, पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरै को बनाया। मदुरै, मदुरै को बनाया। पांड्यों की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। मदुरै, मदुरै। अब देखिएगा कि जो पांड्य राज्य था यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। मोती समझते हैं जी? मोती के लिए प्रसिद्ध था पांड्य राज्य। पांड्य राज्य मोती के लिए प्रसिद्ध था और पांड्य राज्य का सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, उसका नाम था कोकई बंदरगाह। कोकई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर था। कोकई बंदरगाह, कोकई बंदरगाह पांड्यों का सबसे प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली था। चेरों का प्रतीक चिन्ह तीर धनुष, चोलों का प्रतीक चिन्ह बाघ और पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह मछली। यह क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा हुआ है 2007-8 के टाइम का, समझ गए? उस टाइम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो पूछा जाता है, समझ गए? तो याद रखिएगा। देखिए कॉपी का हर चीज महत्वपूर्ण है, कॉपी का चांद बिंदु कॉमा हर महत्वपूर्ण है, समझ गए? कॉपी के बात को याद रखना है। क्लियर? तो प्रतीक चिन्ह क्या था आपको? मछली, 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 मछली। यहां तक चीजों को लिखिए, तो लिखिए पहले पांड्य। जल्दी जल्दी लिखिए, क्वेश्चनों करवाना है महाराज। लिखिए पांड्य वंश। पांड्य का शाब्दिक अर्थ, पांड्य का शाब्दिक अर्थ, पांड्य का शाब्दिक अर्थ, पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश होता है। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश होता है। पांड्य का शाब्दिक अर्थ प्राचीन प्रदेश होता है। प्राचीन प्रदेश होता है, होता है, होता है, फुल स्टॉप। पांड्य राज का वर्णन सर्वप्रथम, पांड्य राज्य का वर्णन सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने, 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 मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में, अपने ग्रंथ इंडिका में माबर नाम से किया। अपने ग्रंथ इंडिका में माबर नाम से किया। माबर, अपने ग्रंथ इंडिका में माबर नाम से किया। माबर हम लिख दिए। अपने ग्रंथ इंडिका में माबर नाम से किया। माबर यहां लिखा हुआ माबर, माबर नाम से किया। पांड्यराज मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसी में लिखिएगा, लिखते जाइएगा। पांड्यराज मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। पांड्यराज मोतियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। फुल स्टॉप। इस राजवंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। इस राजवंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। इस राजवंश की राजधानी मदुरै हुआ करती थी।
मधुरे हुआ करती थी, फुल स्टॉप, मधुरे हुआ करती थी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। इस राजवंश का प्रमुख बंदरगाह नगर कोकई था। 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 कोकई था, कोकई, कोकई था, कोकई था। इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली। इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। है कॉपी नहीं लाए हैं जी? क्या वो पेज में लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मारेंगे एक तबड़ा कम। कॉपी में काहे नहीं लिख रहे हैं? है? है? मारे इससे। इस राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था। मछली था। अभी नहीं मारेंगे, अभी नहीं मार रहे हैं। आप लोग बद्दुआ दे दीजिएगा, मेरा घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। चलिए अब आगे आइएगा, पांड्य वंश। अब देखिएगा पांड्य वंश की स्थापना। पांड्य वंश की स्थापना जो है ना, नेडियन के द्वारा किया गया था। नेडियन। पांड्य वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? नेडियन। नेडियन के द्वारा किया गया था। और नेडियन का शाब्दिक अर्थ होता है लंबा व्यक्ति। नेडियन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लंबा व्यक्ति। क्या होता है? लंबा व्यक्ति। लंबा व्यक्ति नेडियन का शाब्दिक अर्थ होता है। और नेडियन के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने पल रूबी नदी को, पल रूबी नदी को, इन्होंने पल रूबी नदी को जीवित किया। पल रूबी नदी मृत हो चुका था, उस नदी को इन्होंने जीवित किया और इन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। समुद्र पूजा, समझ गए? इन्होंने समुद्र पूजा प्रारंभ किया। समुद्र पूजा यानी समुद्र का पूजा किया जाए, इस प्रथा की शुरुआत जो है आपको नेडियन ने किया। आप देखते ना है, लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा नदी में स्नान करके गंगा नदी के ही जल को जो है लेकर के ऐसे करके गिरा देते हैं। समझ गए? ये क्या है? पूजा है। समझ गए? तो हिंदू संस्कृति के अंतर्गत, समझ गए? तो नेडियन, इस वंश में कहने के लिए तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन बहुत ज्यादा महत्व है नहीं किसी भी शासक का। लेकिन इस राजवंश के जो सबसे महान शासक हुए, इस राजवंश के सबसे महान शासक के रूप में चर्चा मिलता है नेडुनजेलियन का। नेडुनजेलियन। नेडुनजेलियन के विषय में आप पहले भी सुने होंगे। संगम वंश जब प्रारंभ किए थे, दक्षिण भारत का इतिहास जब प्रारंभ किए थे, तो नेडुनजेलियन के विषय में बताए थे। पायल के कहानी में सहनायक था नेडुनजेलियन। सहनायक था नेडुनजेलियन। तो पायल की कहानी का एक पात्र नेडुनजेलियन था। वही नेडुनजेलियन ये है, दूसरा कोई नहीं है। समझ गए? तो नेडुनजेलियन इस राजवंश के जो सबसे महान शासक हुए। सबसे महान शासक की अगर हम लोग बात करें तो सबसे महान शासक हुए नेडुनजेलियन। और नेडुनजेलियन के विषय में यह कहा जाता है काफी न्यायप्रिय शासक था। और हमने आपको बताया था जब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो ये आत्महत्या कर लिया था। इतना अधिक न्यायप्रिय शासक था नेडुनजेलियन। नेडुनजेलियन ने कई सारे युद्ध भी लड़े थे और नेडुनजेलियन के द्वारा लड़ा गया एक सबसे प्रमुख युद्ध है तलैया लंगानम का युद्ध। तलैया लंगानम का युद्ध। तलैया लंगानम का युद्ध जो है नेडुनजेलियन ने लड़ा था। नेडुनजेलियन ने 290 ईस्वी में तलैया लंगानम का युद्ध लड़ा था। तलैया लंगानम का युद्ध, यह जो युद्ध था, इस युद्ध में एक तरफ नेडुनजेलियन था और दूसरी तरफ चेर वंश के शासक और चोल वंश के शासक
दोनों वंश के शासक थे। एक तरफ नेडुंजेलियन था और दूसरी तरफ जो है चेर वंश के शासक और चोल वंश के शासक दोनों थे। और कहा जाता है कि इस युद्ध में नेडुंजेलियन की जीत हुई और चेर और चोल शासक की हार हुई। तो तलैया लंगानम के युद्ध में नेडुंजेलियन ने चेर और चोल दोनों वंश के शासकों को जो है पराजित करने का काम किया। तो इसके अलावे नेडुंजेलियन के दरबार में नक्कीरर नामक विद्वान रहता था। नक्कीरर विद्वान की चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। आप याद कीजिए, कल्हे के सेशन में हुआ है। तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता, तृतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नक्कीरर ने की थी। वही नक्कीरर, नक्कीरर बहुत बड़ा विद्वान हुआ करता था। और नक्कीरर की हम लोग बात करें तो नक्कीरर जो है इन्हीं के दरबार में रहता था। नेडुंजेलियन के दरबार में ही जो है आपको नक्कीरर रहा करता था। और नेडुंजेलियन के विषय में कहा जाता है कि इनका समकालीन रोमन सम्राट अगस्टस हुआ करता था। रोमन सम्राट अगस्टस जो है इनके समकालीन हुआ करते थे। रोमन सम्राट अगस्टस इनके समकालीन हुआ करते थे। और नेडुंजेलियन ने अगस्टस के दरबार में, नेडुंजेलियन ने जो है अगस्टस के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। और नेडुंजेलियन ने रोम साम्राज्य के साथ अपना व्यापार भी स्थापित किया था। और देखिए, संगम वंश के अंतर्गत जो चेर चोल पांड्य राजवंश है, संगम वंश का व्यापार यानी चेर चोल पांड्य राजवंश का व्यापार रोमन सम्राट के साथ हुआ करता था, रोम के साथ हुआ करता था। और जो व्यापार होता था वो बंदरगाह के माध्यम से ही होता था। संगम काल में तो कई सारे बंदरगाह थे, मुजरिस, टोंडी, कोकई, कावेरी पट्टनम या पुहार, अरिकमेडु, ये सभी बंदरगाह थे। और इन सभी बंदरगाहों में अगर आप देखेंगे कि किस बंदरगाह से सबसे ज्यादा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, तो वह बंदरगाह आपको अरिकमेडु बंदरगाह था। अरिकमेडु बंदरगाह। और अरिकमेडु बंदरगाह की अगर आप बात करेंगे तो अरिकमेडु बंदरगाह चोलों का बंदरगाह हुआ करता था। जैसे आपको मुजरिस और टोंडी चेर का बंदरगाह, कावेरी पट्टनम या पुहार चोलों का बंदरगाह, कोकई पांड्यों का बंदरगाह, उसी प्रकार से जो अरिकमेडु हुआ करता था वह चोलों का बंदरगाह हुआ करता था। चोल वंश का बंदरगाह कावेरी पट्टनम या पुहार और अरिकमेडु हुआ करता था। और अरिकमेडु बंदरगाह के जरिए ही जो है संगम वंश का व्यापार रोमन साम्राज्य के साथ हुआ करता था। वही इस वंश में इनके बाद भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन उन शासकों का बहुत ज्यादा महत्व है नहीं। वही इस राजवंश के जो अंतिम शासक है, इस राजवंश के यानी पांड्य वंश के, संगमकालीन पांड्य वंश के जो अंतिम शासक है, संगमकालीन पांड्य वंश के अंतिम शासक के रूप में चर्चा मिलता है नल्लीव कोडन का। किसका चर्चा मिलता? नल्लीव कोडन। लिखना प्रारंभ कीजिए। नल्लीव कोडन लिखिएगा नीचे से। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक तो मछली तक तो लिख लिए हैं। लिखिए, संगमकालीन पांड्य वंश की स्थापना संगमकालीन पांड्य वंश की स्थापना संगमकालीन पांड्य वंश की स्थापना नेडियन ने किया था। फुल स्टॉप। नेडियन का शाब्दिक अर्थ लंबा व्यक्ति होता है। नेडियन का शाब्दिक अर्थ लंबा व्यक्ति होता है। नेडियन ने
पलरूबी नदी को, नेडियन ने पलरूबी नदी को जीवित किया, जीवित किया तथा समुद्र पूजा आरंभ किया, तथा समुद्र पूजा आरंभ किया, तथा समुद्र पूजा आरंभ किया। इस वंश के इस वंश के सबसे महान शासक, इस वंश के सबसे महान शासक नेडुंजेलियन हुए। इस वंश के सबसे महान शासक नेडुंजेलियन हुए, नेडुंजेलियन हुए, जो काफी न्यायप्रिय शासक था। जो काफी न्यायप्रिय शासक था, काफी न्यायप्रिय शासक था। नेडुंजेलियन ने तलैया लंगानम के युद्ध में, नेडुंजेलियन ने तलैया लंगानम के युद्ध में नेडुंजेलियन ने तलैया लंगानम के युद्ध में नेडुंजेलियन ने तलैया लंगानम के युद्ध में तलैया लंगानम के युद्ध में चेर और चोल शासकों को पराजित किया, चेर और चोल शासकों को पराजित किया। चेर और चोल शासकों को पराजित किया, चेर और चोल शासकों को पराजित किया, चेर और चोल शासकों को पराजित किया। फुल स्टॉप। नेडुंजेलियन ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 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 ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। अपना एक दूत मंडल भेजा था। नेडुंजेलियन के दरबार में ही नक्कीरर नामक विद्वान रहा करता था। नेडुंजेलियन के दरबार में ही नक्कीरर नामक विद्वान रहा करता था। फुल स्टॉप। नीचे से संगमकालीन पांड्य वंश के अंतिम शासक नल्लीब कोडन हुए। संगमकालीन पांड्य वंश के अंतिम शासक नल्लीब कोडन हुए। बोर्ड पे लिखा हुआ है नल्लीब कोडन, लिखा हुआ है, लिखिए। नल्लीब कोडन हुए। संगमकालीन पांड्य वंश के अंतिम शासक नल्लीब कोडन हुए। नल्लीब कोडन हुए। चलिए अब देखिए भाई जी लोग,
अब जो है ना कुछ अन्य तथ्य, संगम वंश के विषय में कुछ अन्य तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो अब बताते जाएंगे, पॉइंट वाइज लिखाते जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इतना हम लोग याद कर ले। क्या विचार आए? आइए तो भाई जी लोग, बताइए संगमकालीन किस शासक को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ कहा गया? आए? करिकाल। किसको? संगमकालीन किस शासक को संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ बतलाया गया? किसको? करिकाल को। संगम काल में समाज में सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त? सर्वोच्च स्थान ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण के बाद संगम काल में किसान को क्या कहा जाता? किसान को, किसान को, व्यापारी को, व्यापारी को, किसान को, किसान को, व्यापारी को। पांड्य का, पांड्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता? पांड्य का शाब्दिक अर्थ, पांड्य का शाब्दिक अर्थ पांड्यों की राजधानी, राजधानी। पांड्यों का शासन भारत के कौन राज्य में था? तमिल। पांड्यों का शासन भारत के किस राज्य में था? किस राज्य में था? पांड्यों की राजधानी, राजधानी बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर, बंदरगाह नगर। किसके लिए प्रसिद्ध था पांड्यराज? मोती। किसके लिए? किसके लिए? पांड्यराज किसके लिए प्रसिद्ध था? पांड्यराज किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? मोती। पांड्यों का प्रतीक चिन्ह, पांड्यों का प्रतीक चिन्ह, अच्छा चेर का प्रतीक चिन्ह तीर धनुष, तीर, चेर का प्रतीक चिन्ह, चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ। पांड, पांड, अच्छा पांड्य वंश की स्थापना किसने की? किसने किया है? नेडियोन का शाब्दिक अर्थ, नेडियोन का शाब्दिक अर्थ। समुद्र पूजा किसने प्रारंभ किया? समुद्र पूजा किसने पांड्य वंश के सबसे महान शासक, सबसे महान शासक। नक्कीरर किसके दरबार में रहता था? नक्कीरर किसके दरबार में? आए? अच्छा पांड्य वंश के किस शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था? कौन? नेडून। पांड्य वंश के किस शासक ने, पांड्य वंश के किस शासक ने, पांड्य वंश के किस शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था? कौन भेजा था? तलैया लंगानम के युद्ध में पांड्य वंश के किस शासक ने चेर और चोल राजा को पराजित किया? आए? किसने? किसने? पांड्य वंश के किस शासक ने तलैया लंगानम के युद्ध में जो है चेर और चोल वंश को पराजित किया? आए? पांड्य वंश के अंतिम शासक, अंतिम शासक, अंतिम शासक नल्लीबकोडन, अंतिम शासक। देखिए दक्षिण भारत का जो इतिहास पढ़ रहे हैं ना, इसमें शब्द सब थोड़ा अल्टर है, लेकिन देखिए हमको याद है तो आपको भी याद हो सकता है, क्योंकि आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम सभी मनुष्य हैं, समझ गए? तो आप ये मत सोचिए कि वर्ड जो है थोड़ा ठीक नहीं है तो याद नहीं होगा। बोलिएगा याद होगा, बार बार देखिएगा याद होगा, बार बार पढ़िएगा याद होगा। मुंह में लड्डू लेके बैठिएगा तो थोड़े याद होगा, समझ गए? नहीं न होगा तो बोला कीजिए महाराज, समझ गए? आपका ससुराल नहीं है यहाँ पर कि मुंह में लड्डू लेके बैठेंगे आप, समझे? चलिए अब सुनिए कुछ अन्य तथ्य। पहला पॉइंट जो बताए हुए हैं लिखिए आप, कुछ अन्य तथ्य में पहला पॉइंट जो बताए हुए हैं लिखिए, लिखिए।
संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। अरिकमेडु तमिलनाडु में पड़ता है। संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था। संगमकालीन चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु था, जहां एक मिनट, जिस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। देखिए, अब सुनिए गुरुजी लोग, अब तो और भी नाम अल्टर है, समझ गए। देखिए, संगम साहित्य, संगम साहित्य, संगम साहित्य की अगर हम लोग बात करें ना, तो संगम साहित्य को जो है ना 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग। संगम साहित्य को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। एगो है पतथु पातु, एगो है इत्थु थोके, थोके, और एगो है पदीने नकील कुनकू। पदीने नकील कुनकू। समझ गए। तो जो संगम साहित्य है, संगम साहित्य को 3 भागों में जो विभाजित किया गया है, उसमें एक है पथतु पातु, एक है इत्थु थोके, और एक है पदीने नकील कुनकू। देखिए, जो आपको पथतु पातु है, यह 10 कविताओं का संग्रह है, या 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। और जो पथतु पातु है, इससे हमें पांड्य वंश के शासक नेदुंजेलियन और चोल वंश के शासक करिकाल, पांड्य वंश के शासक नेदुंजेलियन और चोल वंश के शासक करिकाल के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। फिर आपको इत्थु थोके 8 संक्षिप्त पद या 8 कविताओं का संग्रह है, 8 कविताओं का संग्रह है। और जो पदीने नकील कुनकू है, यह 18 कविताओं का संग्रह है। यह जो है 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। अब पदीने नकील कुनकू जो कि 18 छोटी कविताओं का संग्रह है, इन 18 छोटी कविताओं में तिरुवल्लुवर की रचना कुरल भी शामिल है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल, तिरुवल्लुवर विद्वान का नाम है, तिरुवल्लुवर विद्वान का नाम है। और तिरुवल्लुवर के द्वारा जो साहित्य लिखी गई है उसका नाम है कुरल। क्या नाम है? कुरल। उसका नाम कुरल है। और तिरुवल्लुवर की रचना जो कुरल है, कुरल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। जैसे
एक ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है बाइबिल। ईसाई है, बढ़िया से बैठिए ना जी, क्या हुआ है? हाँ इसे की हुई है, शुतुरमुर्ग बनी हुई है, समझ गए? चलिए, हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, जैसे ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन दवेस्ता है, भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भागवत गीता है, भागवत गीता है। तो तमिल साहित्यों में जो सबसे पवित्र तमिल साहित्य है वह आपको तिरुवल्लुवर की रचना कूड़ल है। और यही कारण है कि कूड़ल को तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। कूड़ल नामक साहित्य को तमिल साहित्य का क्या कहा जाता है? बाइबिल। तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि कूड़ल को लघु वेद की भी संज्ञा दी जाती है। छोटे वेद, लघु वेद की भी संज्ञा जो है कूड़ल को दी जाती है। और दूसरी बात, जो तमिल साहित्य को 3 वर्गों में पततु, पातु, इततु, थोके और पदीने, नकिल, कुनकु में बांटा गया है। अब देखिए, कोई 10 कविताओं का संग्रह है, कोई 8, कोई 18। तो अब देखिए, तमिल साहित्य जो है ना, हो तमिल साहित्य में जो विवरण है, उस विवरण को जब आप पढ़ेंगे तो उस विवरण में आप पाएंगे या तो किसी तमिल साहित्य में प्रेम प्रसंग की चर्चा है या युद्ध की चर्चा है। तमिल साहित्य में मुख्य तौर पर जो कहानियां हैं, तमिल साहित्य में मुख्य तौर पर जो कहानियां हैं, वह कहानियां या तो युद्ध पर आधारित है या वह कहानी प्रेम प्रसंग पर आधारित है। तो तमिल साहित्यों में जो वर्णन है, उस वर्णन के आधार पर तमिल साहित्य के विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। और तमिल साहित्य के विषय वस्तु को जो 2 भागों में बांटा गया है, एक प्रेम प्रसंग और दूसरा युद्ध प्रसंग। युद्ध प्रसंग, प्रेम प्रसंग वाले तमिल साहित्य को जो है अकम कहा जाता है, अकम। और युद्ध प्रसंग वाले तमिल साहित्य को पूरम कहा जाता है। पूरम क्या कहा जाता है? पूरम कहा जाता है। प्रेम प्रसंग वाले तमिल साहित्य को अकम कहा जाता है और युद्ध प्रसंग वाले तमिल साहित्य को पूरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरम। क्लियर है? तो याद रखिएगा। अब अगर आप इस बात को समझें तो एक प्रश्न का उत्तर आप दीजिए तो, शिल्पा दिकाराम अकम साहित्य में आएगा या पूरम में? आए अकम में आएगा ना जी? आए और मणि मेखले वो भी अकम में आएगा। अकम में आएगा। किस में आएगा? नीचे से लिखिए, कहां तक लिखा दिए? लिखिए, संगम साहित्य को संगम साहित्य को 3 वर्गों में लिखिए गुरुजी लोग। संगम साहित्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में पततु पातु बोर्ड पे लिखा हुआ है, छापिए, चिंता मत कीजिए। इसलिए हम साइड हो गए हैं कि आपको बोर्ड दिखे। दिख रहा है ना? नीचे कर दे। अच्छा ठीक है। अब 1 नंबर में पततु पातु डैश देकर
यह 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। डैश देकर, यह 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। यह 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। दो नंबर में इथतु थोके, इथथु थोके डैश देकर, यह 8 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। यह 8 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। यह 8 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। 3 नंबर में पदीने नकील कुनकू, डैश देकर, यह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। यह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। यह 18 छोटी कविताओं का संग्रह है। फुल स्टॉप। नीचे से तिरुवल्लुवर की रचना कूड़ल इन है। देखिए आ गया बोर्ड पे, तिरुवल्लुवर की रचना कूड़ल, कूड़ल को तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल साहित्य का बाइबिल तथा लघुवेद तथा लघुवेद की संज्ञा दी जाती है। नीचे से तमिल साहित्य के विषय वस्तु के आधार पर तमिल साहित्य के विषय वस्तु के आधार पर तमिल साहित्य के विषय वस्तु के आधार पर इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में अकम, अकम, एक नंबर में अकम। अरे दूसरे पेन से लिखिए, नहीं लिखा रहा है तो काहे चिंता करते हैं। अकम डैश देकर, प्रेम प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु, प्रेम प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु, प्रेम प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु, विषय वस्तु। 2 नंबर में पूरम, पूरम, 2 नंबर में पूरम, पूरम डैश देकर, युद्ध प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु, युद्ध प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु, युद्ध प्रसंग से संबंधित विषय वस्तु।
और आपके बैच में ये अनाउंसमेंट किए हैं कि अब प्रत्येक माह टेस्ट होगा? नहीं किए हैं? आपके बैच में नहीं किए हैं? मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे हम। किए हैं ना जी? आप नहीं आए होंगे, ठीक। आप लोग क्लास रेगुलर आते हैं? नहीं किए हैं जी? जो क्लास रेगुलर आता है उसको मालूम होगा। और टेस्ट कब होगा? टेस्ट कब होगा नहीं बताए हैं? नहीं बताए हैं। अच्छा ठीक है, बता देंगे, चिंता मत कीजिए। लिख लिए इतना? चलिए अब कुछ अन्य तथ्य में और भी कुछ जानिएगा कि छोड़ दे, खत्म कर दे? कुछ और जान लीजिए, जानिए कुछ और। जानते हैं संगम कालीन जो राजा होता था वो जो अपना बॉडीगार्ड रखता था, बॉडीगार्ड मतलब अंगरक्षक, अंगरक्षक महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड रखता था। पुरुषों के तुलना में महिला थोड़ा विश्वसनीय ज्यादा हुआ करती थी। अब पता नहीं आज के डेट में क्या, हमको नहीं पता है। तो उस टाइम की बात है, महिला ज्यादा विश्वसनीय हुआ करती थी। तो इसलिए संगम कालीन जो राजा होते थे, जो अंगरक्षक रखता था, वो महिला को रखता था। दूसरी बात, संगम काल में लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल चावल था और दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। सांभर, सांभर, सांभर खाता था। अब आज का सांभर कैसे बनता है उससे मतलब ना है, उस समय का सांभर दूध में चावल मिलाकर बनाया जाता था। और उस समय संगम काल के लोग जो है कौवा को काफी शुभ पक्षी मानता था, और अगर किसी के दरवाजे पर आकर कौवा कौ कौ करता था तो यह माना जाता था कि मेहमान आने वाला है, अतिथि आने वाला है। समझ गए? अतिथि आने वाला है। और संगम काल में लोग समय के लिए जल घड़ी का, समय का पता लगाने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया करता था। और संगम काल में अगर कोई व्यक्ति चोरी करता था या व्यभिचार करता था, मतलब गलत काम करता था, मतलब बलात्कार करता था कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो है उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। और अगर कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता था तो उसका जीभ काट लिया जाता था। समझ गए? और संगम काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। और जैसे आज के डेट में राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद है, उसी प्रकार से संगम काल के अंतर्गत भी राजा को उसके कार्यों में सलाह एवं सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करता था। मंत्री परिषद को अम्माई चन्नार कहा जाता था। मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अमाई चन्नार। अमाई चन्नार कहा जाता था। और संगम काल में राजा के लिए जो राजसभा होता था, जो राज दरबार होता था, राज दरबार को नालबे कहा जाता था। राज दरबार को क्या कहा जाता था? नालबे। नालबे कहा जाता था, नालबे कहा जाता था। और राजा का जो न्यायालय होता था, राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या? मनरम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। तो ये सब बात भी आप याद रख लीजिएगा तो ठीक है, नहीं हो याद रखिएगा तब पर भी ठीक है, लेकिन याद रखिएगा तो ज्यादा ठीक है। लिखिए, अब क्वेश्चनों करवाना है महाराज, जल्दी लिखिए, लिखिए। क्वेश्चन तो करवाएंगे, चाहे दुइये वो करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे, क्योंकि आज दिन क्वेश्चन करवाने का है। समझे? हमको लगा जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म ही नहीं हुआ। लिखिए गुरुजी लोग। संगम कालीन राजा अपना अंगरक्षक महिला को बनाया करता था।
संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए, संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। आगे, संगम काल के लोगों का मुख्य भोजन, संगम काल के लोगों का मुख्य भोजन संगम काल के लोगों का मुख्य भोजन चावल हुआ करता था। मुख्य भोजन चावल हुआ करता था। इस समय दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। इस समय दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। इस समय दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। इस समय दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। दूध में चावल मिलाकर सांभर बनाया जाता था। फुल स्टॉप। संगम काल के लोगों के लिए सबसे पवित्र पशु कौवा हुआ करता था। संगम काल के लोगों के लिए सबसे पवित्र पशु, पक्षी, सॉरी पशु बोल दिए, सॉरी। संगम काल के लोगों के लिए सबसे पवित्र पक्षी कौवा होता था, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवा होता था जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवा होता था जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। इतना लंबा लंबा ढंढर कमेंट में लिख रहा है, वो लड़का पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा पक्का, वो कमेंटे लिख रहा होगा। ठीक है, क्या कमेंट है वो? तो ऑनलाइन वो क्लास लिया हुआ है तब ना देख रहा है। ऑनलाइन क्लास कर रहा है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, अजीब हाल है वो। जो अतिथियों के आने की सूचना देता था। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, गुरुजी लोग अब नहीं बोलेंगे दोबारा। संगमकालीन लोगों के लिए सबसे पवित्र पक्षी कौवा हुआ करता था, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। फुल स्टॉप। आगे, संगम काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। संगम काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। संगम काल में उत्पादन की दर 1/6 भाग हुआ करता था। संगम काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। संगम काल में भूराजस्व की दर उत्पादन का 1/6 भाग, उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। उत्पादन का 1/6 भाग हुआ करता था। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखिए। संगम काल में मंत्री परिषद को संगम काल में मंत्री परिषद को अमाई चन्नार, संगम काल में मंत्री परिषद को अमाई चन्नार, राजा के राज्यसभा को नालबे, राजा के राज्यसभा को नालबे, राजा के राज्यसभा को नालबे तथा राजा के न्यायालय को मनरम, तथा राजा के न्यायालय को मनरम, तथा राजा के न्यायालय को मनरम, मनरम,
तथा राजा के न्यायालय को मनरम मनरम तथा राजा के न्यायालय को मनरम मनरम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। फुल स्टॉप। समझ गए? अब याद करवाए थे ना, आधा याद करवाए हुए हैं, आधा ना याद करना। आइए याद कीजिए 2 मिनट में। गुरुजी लोग आइए, और बोलना है, मुंह से आवाज निकालना है, समझे? नलीव कोडन तक याद करवा दिए थे ना, करवा दिए थे ना। आइए, संगमकालीन चोलों का कौन ऐसा बंदरगाह था जिस बंदरगाह के जरिए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था? अरिक मेडू। संगमकालीन चोलों का कौन ऐसा बंदरगाह था जिसके जरिए रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार? अरिक। संगम साहित्य को कितने भागों में बांट, कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरे। अच्छा, पथतु पातु कितने संक्षिप्त पदों? पत्तु पातु कितने संक्षिप्त? इतु थोके, पदिने नकील कुनकु, पदिने नकील कुनकु। कूड़ल किसकी रचना? कूड़ल किसकी रचना? कूड़ल किसकी रचना है? तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है? कूड़ल को ना। लघुवेद की संज्ञा किसे? लघुवेद की संज्ञा नीचे से एक लाइन लिखिएगा तो और स्टार मार के। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल, बाइबिल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल, कोमा पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन दवेस्ता, पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन दवेस्ता, पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन दवेस्ता, जैन दवेस्ता, जैन दवेस्ता, पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जैन दवेस्ता, जैन दवेस्ता, जैन दवेस्ता। और भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, और भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, और भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, और भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, और भागवत धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, भगवत गीता है। गुरुजी लोग आ जाइए। वैसे तमिल साहित्य जिसमें प्रेम प्रसंग की चर्चा है, क्या है? प्रेम प्रसंग, युद्ध प्रसंग, युद्ध प्रसंग। अच्छा, संगम काल में मंत्री परिषद को क्या कहा? मंत्री परिषद को, राज्यसभा को, राज्यसभा को, राज्यसभा को, राजा के न्यायालय को, राजा के न्यायालय को। इस समय भूराजस्व की दर उत्पादन का कितना? 1/, इस समय भूराजस्व की दर उत्पादन का कितना? उत्पादन का 1/, उत्पादन का 1/, क्लियर। और इसके बाद सबसे पवित्र पक्षी, संगम काल के राजा अंगरक्षक के तौर पर किसको रखा? महिला को ना। समय जानने हेतु तो किसका प्रयोग? जलघड़ी ना। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आइए। संगम काल खत्म हो गया, दक्षिण भारत के अंतर्गत एक चैप्टर खत्म। अब किसी भी बुक से जाकर के आप क्वेश्चन बना सकते हैं। 90% क्वेश्चन बन जाएगा, 10% नहीं बनेगा। 10% हमसे भी नहीं बनता है। 10% को हम भी यादें रखते हैं, आपको भी यादें रखना होगा। समझ गए? अरे जो सही बात है वो सही बात है महाराज, ठीक है।
और इसके बाद जो है संगम काल के बाद आगे पढ़ेंगे, यहीं पर चोल वंश पढ़ेंगे। 9वीं से 12वीं सदी का चोल वंश, जिसके विषय में बताएं सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको यहीं पर पढ़ेंगे। अगले क्लास में पल्लव और चोल को देखेंगे, पल्लव वंश और चोल वंश दोनों को अगले क्लास में देखेंगे। समझ गए? चलिए अब आ जाइए गुरुजी लोग क्वेश्चन पे। गुरुजी लोग चलिए चैप्टर नंबर 3 तक का क्वेश्चन हो गया है ना जी। टोटल जानते हैं 12 गो चैप्टर है, ऑब्जेक्टिव में टोटल 12 गो चैप्टर है। ये चौथा चैप्टर करवा रहे हैं, इसके बाद जो है 8 गो चैप्टर और बचेगा। ठीक है, खत्म कर देंगे। जो 15 जून बोले हैं ना, 15 जून तक में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा खत्म। समझ गए? और प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है इतना खत्म करने के बाद जो है खत्म है, इतना खत्म कर देंगे, आप याद रख लीजिएगा। और उसके बाद जो है हम अपना से हैंड रिटेन में जो है 6 to 10 तक का जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर निकाले हैं, उसका डिस्कशन लिखे हैं। तो होगा तो वो भी दे देंगे हम आपको। ठीक है, होगा तो दे देंगे, दे ही देंगे, ऐसा नहीं बोल रहे, होगा तो दे देंगे, मन होगा तो दे देंगे। अगर लगेगा काहे दे देंगे, ऐसे थोड़े दे देंगे। आइए क्वेश्चन पे आइए। पहले क्वेश्चन करते तब बतियाएंगे। आज क्वेश्चन करने का दिन था, क्वेश्चन नहीं कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए। महाजनपदों का उदय संभवतः किस सदी में हुआ? ईसा पूर्व। और देखिए जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं एंशिएंट में, इतना के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम खुले तौर पर बोल रहे हैं। किसी भी परीक्षा में बैठिएगा, एंशिएंट में अगर 10 गो क्वेश्चन पूछेगा ना, 8 गो क्वेश्चन आप कम से कम बना के आइएगा। कम से कम 8 गो क्वेश्चन आपके नोट से रहेगा, आपके कॉपी में जो है और आपके ऑब्जेक्टिव में जो है 8 गो क्वेश्चन रहेगा। 100% का गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन 80 से 90% का गारंटी हम एकदम लेते हैं और ले रहे हैं आपके बैच में भी। समझ गए? तो ज्यादा भटकाव नहीं, लुसेंट पढ़ेंगे, एसपीडी पढ़ेंगे, घटना चक्र पढ़ेंगे, परीक्षा बानी पढ़ेंगे, दृष्टि क्विक बुक पढ़ेंगे या अन्य कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं पढ़ना है। जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उतने को 72 बार पढ़ना है। 72 किताब पढ़ने से अच्छा है जितना दिए हैं उसी को 72 बार पढ़िए। समझ गए? आंसर हो जाएगा इसका ईसा पूर्व 6ठी सदी। 6ठी शताब्दी में लोहे के व्यापक प्रयोग के फलस्वरूप किन क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन हुए? उत्तर प्रदेश और बिहार। आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपद? 16 ना हो, 16 महाजनपद ना। हाँ, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और महावस्तु। महावस्तु भी बौद्ध ग्रंथ ही है, बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और बौद्ध ग्रंथ महावस्तु तथा भगवती सूत्र। यानी आंसर हो जाएगा इनमें सभी। ये सभी हमें 16 महाजनपद के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक न हो, अस्मक ना। अस्मक की राजधानी पोटलिया पोतन, पोटलिया पोतन। आगे 16 महाजनपदों में किस महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? वज्जी और मल, वज्जी और, अर्थात आंसर सी। महापरिनिर्वाण सूत्र में कुल 6 महानगरों का उल्लेख है। निम्न में से कौन एक का उल्लेख नहीं है? श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। श्रावस्ती का नहीं, एक मिनट, पाटलिपुत्रा का उल्लेख नहीं, सॉरी, पाटलिपुत्रा का उल्लेख नहीं है, सॉरी, पाटलिपुत्रा का उल्लेख नहीं है, सॉरी,
पाटलिपुत्रा का उल्लेख नहीं है। मगध साम्राज्य का साकेत, अयोध्या को पहले साकेत कहा जाता था, अयोध्या था 6 महानगर। मगध साम्राज्य का निर्माण किस प्रकार हुआ है? अन्य महाजनपदों को जीतकर, अन्य महाजनपदों को जीतकर। महाजनपद और राजधानी, मल की राजधानी कुशीनगर, पांचाल अहिचछत, अवंती उज्जैन, कंबोज हाटक, अस्मक पोटली। 2-1 2-1 5 3 4। आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। किसका मिलान गलत? कंबोज राजपुर या हाटक? हाटक को ही राजपुर कहा जाता है या राजपुर को ही हाटक कहा जाता है? कंबोज राजपुर या हाटक सही है। अस्मक पोटली सही है। सुरसेन मथुरा सही है। कुरु विराटनगर नहीं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। आंसर क्या हो जाएगा? डी। विश्व में पहला गणतंत्र किसके द्वारा स्थापित? लिच्छवी। किसके द्वारा? लिच्छवी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली ना जी। वज्जी संघ की राजधानी, वज्जी संघ का गठन कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 500 ईस्वी पूर्व। निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद शक्तिशाली नहीं था? वज्जी। वज्जी शक्तिशाली नहीं था। विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? पाटलिपुत्रा। कौन था? पाटलिपुत्रा। चलिए सुनिए अब एक बार फिर से, ताकि आपको याद रहे। भुलक्कर न है आप लोग। कल आपका क्लास नहीं है। बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर कल होने थे। उसका वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर आपके बैच में भी अपलोड करवा दिया जाएगा। ऑनलाइन वाले लोग आपके बैच में अपलोड करवा दिया जाएगा आज रात में ही। और बोल दीजिएगा, बोल दिए ना? हाँ, तो बैच में भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप कल 5:30 से 7 के बीच में अपना देख लीजिएगा, सोचिएगा क्लासे हो गया। और दूसरा चीज जो है, ऑफलाइन वाले लोग फ्री क्लासेज सेक्शन में भी अपलोड करवा देंगे रात में ही। कल आप लोग अपने रूम पर बैठ करके 5:30 से 7 के बीच में मोबाइल में वीडियो देख लीजिएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, क्लियर है ना? क्लास ना हो करके भी क्लास है, पढ़ लेना है। इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का। हमको निकलने दीजिए गुरुजी सब, तब आप लोग निकलिएगा। निकलने दीजिए गुरुजी सब।